हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, क्लास 10th का आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर एक ही वीडियो में करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स भी देखेंगे। अब आपका एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है। अभी लगभग 1 महीने से 1.5 महीने के बीच का टाइम आपके पास बचा है। लगभग 50 दिन आपके पास बचे हुए हैं एग्ज़ाम से पहले पहले। तो इन 50 दिनों में हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी तैयारी अच्छे से कराई जाए और जितने भी चैप्टर्स हैं उनके 1 शॉट वीडियोस हम जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। और साथ के साथ ही उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। और अभी ये सारे चैप्टर्स अपलोड होने के बाद सैम्पल पेपर्स, कम से कम 5 सैम्पल पेपर्स हम आपको इस चैनल पर करवाने की कोशिश करेंगे। और उन सैम्पल पेपर्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो आ सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अब रेगुलर इस पे वीडियोज़ आएंगी। तो और कमेंट में ज़रूर लिखना कि इस चैप्टर के बाद आपको कौन सा चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। कि एक जो एटम है उस आपको पता है उसमें जो न्यूक्लियस है वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है और चारों तरफ जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है वो अनचार्ज होते हैं। तो चार्जेस जो हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज आता क्यों है? तो वो क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में फिक्स होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है। और फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे हम आप देखो बटन ऑन करो और यहाँ से चार्ज आपके इंस्ट्रूमेंट तक पहुँच जाता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। और ये जो चार्जेस हैं, चाहे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट सेम चार्जेस मींस नेगेटिव नेगेटिव को और पॉजिटिव पॉजिटिव को ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये जो चार्जेस हैं इनकी जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, उसको हम कहते हैं कूलम। ठीक है। और 1 कूलम का मतलब क्या होता है? तो 1 कूलम चार्ज का मतलब, अब ये हम कहाँ से निकाला हमने, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो 1 कूलम का मतलब क्या है कि 6, अब जब आप इसको नीचे लेके आ जाओगे 1 अपॉन करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आता है 6 इंटू 10⁻18। तो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज प्रेजेंट है उस टोटल चार्ज को हम कहते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन द नेगेटिव चार्ज ऑफ, ये हमने अभी पढ़ लिया। ठीक है। अब जो टोटल चार्ज है जिसे हम क्यू कहते हैं वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज। तो ये आ जाता है चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई, जहाँ पर n आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, e है आपका चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और q हमारा टोटल चार्ज जो है वो हम इससे बता सकते हैं, टोटल चार्ज हमारा q से। अब करंट की जब हम बात करते हैं, जब हम घरों में देखते हैं, तो जब भी चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम कहते हैं करंट। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि पर सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को हम कहते हैं करंट। तो करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है। अब चार्ज की जो यूनिट है वो तो होती है कूलम, टाइम की होती है आपकी सेकेंड, तो करंट की होती है एम्पियर। तो एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट होता है आपका एम्पियर। तो I इज इक्वल टू क्यू टी, क्यू चार्ज के लिए सिंबल होता है, T टाइम के लिए। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलम पर सेकेंड। मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ माइक्रो का मतलब 10⁻�6। अच्छा, करंट के जो मेज़र किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है एमीटर। ये आप ध्यान से याद रखना, बहुत बार आता है इसका क्वेश्चन। और इसका जो सिंबल है कि एमीटर से ए से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा, एमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो होता है और ये हमेशा कैसे कनेक्टेड होते हैं? सीरीज़ में। दे आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ करंट।
ये आप ध्यान रखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा लिया जाता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है तो करंट मतलब आई की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुआ था जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना डिस्कवर किया गया था, और पहले करंट को एज अ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही माना जाता था, बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए तब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हुआ कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और उसकी वजह से जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो हमको फ्लो करते हुए दिखाई देता है, जिसे हम करंट कहते हैं। तो करंट जो है उसका बाय कन्वेंशन हम लेते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इट इज़ द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, कि एक आपका वायर में से ये किसी भी चार्ज को, एक मान लो ये पॉइंट A है और इससे इस B तक पहुंचाना है, तो A से B तक जो इसको हम पहुंचा रहे हैं, किसी भी चार्ज को पहुंचाने में जितना वर्क किया जाएगा, तो वर्क डन ऑन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इट इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिस तरह से चार्ज कब फ्लो करेगा, जब जैसे एक वाटर का आप एग्जांपल लो, एक वाटर एक पाइप से तब फ्लो होगा जब एक तरफ वाटर का कंसंट्रेशन हाई होता है, एक तरफ लो होता है, तो हाई टू लो की तरफ फ्लो करता है वाटर। सिमिलरली जो करंट है वो भी तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होगा। तो वर्क डन, तो एक चार्ज को जब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो चार्ज यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और उसी में जो वर्क किया जाता है दैट वर्क डन इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू W/Q। तो 1 वोल्ट का मतलब होता है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ठीक है, कि जब 1 कूलम चार्ज को हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाए और उसमें टोटल वर्क डन हो हमारा 1 जूल, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है 1 वोल्ट। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अगर आपको स्पीड थोड़ी कम लग रही है तो आप 1.25x पे करके देख लो, और अगर सही है तो सेम उसी पे चलते रहो। नेक्स्ट है 1 वोल्ट की डेफिनेशन। अब ये ध्यान रखना आपकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ जाती है कि व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ठीक है, और किसके थ्रू मेजर किया जाता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और इसमें एमीटर के अपोजिट, एमीटर में लो रेजिस्टेंस था, वोल्ट मीटर में हाई रेजिस्टेंस होता है, और इसीलिए क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है इसीलिए हमेशा इसे पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि इफ़ेक्ट कम हो। अभी आगे हम देखेंगे कनेक्शन और पैरेलल और सीरीज़ वाले, तब आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस हाई होता है और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, उसका सिंबल V है। अच्छा, सेल की अगर हम बात करें तो ये सिंपलेस्ट डिवाइस है जो हम घरों में अगर आप देखो कहीं कोई भी जो डिवाइस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कभी भी फ्लो कब होता है, जब हम उसमें सेल कनेक्ट करते हैं या एनर्जी देते हैं, और सेल जो है वो सिंपलेस्ट डिवाइस होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का। नेक्स्ट है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स दिए हैं और इनमें एक आध एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक सेल में आपको जो ये आपने 6th 7th 8th में भी पढ़े होंगे, जो लॉन्गर लाइन है वो आपको पॉजिटिव चार्ज और शॉर्टर लाइन जो है वो नेगेटिव चार्ज, और जब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को हम बैटरीज कह देते हैं। की अगर आपको ओपन है तो इस तरह का होता है, क्लोज है तो इसमें एक डॉट आ जाता है। ये आप ध्यान रखना, क्लोज्ड की का मतलब होता है आपका ये सर्किट आपका क्लोज रहता है तभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। क्लोज्ड की का मतलब है कि अब आपका सर्किट क्लोज है और अब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो करेगी, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, क्लोज में करेगी। तो अगर आप स्विच ऑन करोगे तो स्विच ऑन का मतलब क्या है, स्विच ऑन का मतलब है आपका
की क्लोज, तो ये स्विच ऑन में आपका ये वाला बनेगा। बहुत बार आपको की जगह वो स्विच कह देते हैं, तो स्विच ऑन में आपको ये वाला और स्विच ऑफ में ये वाला बनता है। नेक्स्ट है वायर को जब आप ज्वाइन करते हो, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। बिना ज्वाइन किए हुए दो वायर को अगर आप क्रॉस करोगे तो इस तरह से, ये काफ़ी अलग टाइप का है तो आ जाता है एग्जाम में। फिर बल्ब को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को इस तरह से, और रियोस्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके कुछ अलग टाइप का रहता है। दोनों को हम रियोस्टेट से रिप्रेजेंट करते हैं। रियोस्टेट क्या होता है, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर्स भी कहते हैं। ये रेजिस्टेंस घटाने के लिए और बढ़ाने के लिए, जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, तब आप रियोस्टेट को और अच्छे से समझ जाओगे। तो जब भी हम रेजिस्टेंस घटाते या बढ़ाते हैं तो उसको हम कहते हैं, और जिसके थ्रू बढ़ाते या घटाते हैं वो होता है आपका रियोस्टेट, जो वेरिएबल रजिस्टर्स भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है एमीटर, तो एमीटर का सिंबल ए, वोल्ट मीटर का सिंबल वी, अभी आपने देखा ही था, ठीक है। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इससे क्वेश्चन आता ही आता है वो है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन ये बताता है कि अभी हमने कहा जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट फ्लो होगा, या वैसा वर्षा की करंट फ्लो कर रहा होगा तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी 2 पॉइंट के अक्रॉस किसी भी मेटेलिक कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना करंट पास कर रहा है थ्रू द सर्किट प्रोवाइडेड एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। मीन्स कि जब भी जितना करंट फ्लो करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो शो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। ये आप ध्यान रखना है, करंट पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है करंट पे। अमाउंट ऑफ करंट जितना फ्लो कर किया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो बहुत बार आपको ऑप्शन में इस तरह से भी दिया रहेगा, वैसे मैथमेटिकली दोनों का मतलब सेम ही है, बट अगर आप देखो साइंटिफिकली तो आई डिपेंड्स, आई जो वैल्यू ऑफ वी डिपेंड्स ऑन आई, यहाँ पर हो जाता है वैल्यू ऑफ आई डिपेंड्स ऑन वी। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड वी इज इक्वल टू आई आर। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं इक्वल लाते हैं तो एक हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं आर। तो आर जो है एक कांस्टेंट होता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, एक पर्टिकुलर मेटल का रेजिस्टेंस। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ इस तरीके का बनता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ। तो V और I, तो यहाँ पर जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, यहाँ पर आप करंट हम फिक्स्ड लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, तो ये यहाँ पर हम लेते हैं। तो इसीलिए V और I का ग्राफ इस तरह का आपका बनता है, ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, ठीक है। अब जो ये R अभी हमने पढ़ा रेजिस्टेंस, ये क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो रेजिस्टेंस ये किसी भी कंडक्टर किसे कहते हैं, कोई भी मेटेलिक वायर जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, कि चार्ज को फ्लो करने से रोकने की जो प्रॉपर्टी है उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, और इसका सिंबल आपका ये होता है, और ये एसआई यूनिट हो गई आपकी रेजिस्टेंस की। 1 ओम का मतलब होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट जो है 1 एम्पियर हो तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 ओम, ठीक है। नेक्स्ट रियोस्टेट, ये जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस अभी हमने कहा था, ये एक कंपोनेंट होता है जिसका यूज़ किया जाता है करंट को रेगुलेट करने के लिए विदाउट द चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो ये हमने कहा ना कि करंट जितना बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वोल्टेज जो है वो अकॉर्डिंगली वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन कौन से फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करते हैं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान समझना। जो आर है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो जो भी वायर जिसका एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज़्यादा होगा। अब आप कहोगे ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इन्वर्सली में उल्टा रिलेशन होता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एरिया कम होगा, और एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए आप देखते होंगे आमतौर पर जो जहाँ पे हमको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, हैवी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर मोटे वायर का इस्तेमाल किया जाता है। मोटे वायर्स में क्या होगा आपका कि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो, और रेजिस्टेंस कम होगा तो उससे क्या होगा,
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी आपकी, तो जो आपकी डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो ईजिली मीटअप हो पाएगी। तो नेक्स्ट है आपका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर कम करोगे रेजिस्टेंस उतना ही डिक्रीज होगा। और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, हर एक मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है लेंथ और एरिया के अकॉर्डिंग, उसके अलावा एक नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। बट अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर रख दें तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाता है, वो हो जाता है आपका रो इज इक्वल आर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम तो हो जाता है आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अब ये जो रो है यही होता है आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है, यही रो होता है आपका रेजिस्टिविटी, जिसे हम RHO रो के नाम से जानते हैं, रो से इसको प्रोनाउंस करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल हुज साइड इज 1 मीटर एंड करंट फ्लोस परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस। मीन्स तो अगर आप देखो यहाँ पर रो, अगर आपका रेजिस्टेंस को 1 ले लो, A1 ले लो, L1 ले लो, तो रो इसके बराबर आ जाएगा। तो रो क्या होता है कि रेजिस्टेंस 1 है, अगर आप रेजिस्टेंस रखना चाहो, अगर ये 1 और ये 1 हो गया तो आपका रो और रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर, तो साइड 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर हो जाएगा, और एरिया भी क्या हो जाएगा उसका 1 मीटर स्क्वायर, अगर क्यूब ऑफ है, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रो जो है वो इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस के, तो तब आपका ये आता है। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। और रो को हम कहते हैं रजिस्टिविटी, ठीक है। रजिस्टिविटी चेंज इन लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से चेंज नहीं करता, बट टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाता है। तो इसलिए अधिकतर क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वो रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ से ये 3 इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। अब रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की वो फिक्स होती है, लेकिन अलग अलग मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। रेजिस्टिविटी वही की एबिलिटी टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी, ये 10⁻⁸ कम है, तो मतलब वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कम कर रहा है। तो अगर कम रेजिस्ट करेगा तो वो क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे या इंसुलेटर्स होंगे, तो वो कंडक्ट इजीली करा पाएंगे। जो रेजिस्ट कम करेंगे तो उससे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगा। तो जो मेटल्स हैं या एलॉयज़ हैं उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है, ठीक है। जो रो है वो मेटल के लिए काफ़ी लोअर होती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी जो है जितनी कम होगी उतनी ईजिली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाएंगे, और सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी उतनी ईजिली फ्लो हो पाएगा। नेक्स्ट है, और हाईएस्ट किसकी होगी, इंसुलेटर्स की। तो रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा है मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी सही से फ्लो नहीं हो पा रहा है, रेजिस्टिविटी जिसमें कम है उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पा रही है। तो जो मेटल हैं या एलॉयज़ हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और एलॉय की जनरली हायर होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से, तो एलॉय बनाए ही इसीलिए जाते हैं। और दूसरा, एलॉय की खास बात क्या होती है, ये बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पे, तो ये कॉमनली इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट जो एलॉय यूज़ होता है हीटिंग डिवाइसेस में, वो आप ध्यान रखना, हीटिंग वाला जहाँ भी आ जाए और कुछ समझ में ना आए आप, तो वहाँ पर ये वाला ध्यान रख लेना, नाइक्रोम। निकल और क्रोमियम का एक एलॉय होता है। 90% जो हीटिंग डिवाइसेस है वहाँ पर इस नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल होता है। आप चाहे अपने घरों में देखने वाला जैसे हीटर की हीटिंग कॉइल हो गया, आपका प्रेस हो गया, उसके बाद हेयर ड्रायर है, कुछ भी आप जहाँ पे हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो वहाँ पर इसी एलॉय का इस्तेमाल होता है, जो कि है आपका नाइक्रोम। नेक्स्ट, कॉपर और एल्युमिनियम, दे आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह थ्रू वायर्स भेजी जाती है, उसमें हम आमतौर पर कॉपर और एल्युमिनियम वायर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी भी लो होती है और इजीली करंट जो है वो फ्लो हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस। तो रजिस्टर्स ये के कॉम्बिनेशन 2 तरीके से होते हैं।
एक होता है सीरीज़ में और एक होता है पैरेलल में। सीरीज़ में क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर एंड टू एंड कनेक्ट किया, एक का एंड दूसरे का एंड, फिर एक का एंड दूसरे का एंड, तो एंड टू एंड जब कनेक्ट किए जाते हैं तो इसको हम कहते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन। फिर इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो तीनों के सम के बराबर होता है। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो तीनों के सम के बराबर होता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि अब आई की अगर आप बात करो, देखो आई यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से निकल रहा है और सेम इसमें है, तो इसीलिए आई जो है वो सब में सेम हो जाता है। ठीक है, जो सीरीज़ में करंट हर एक रेजिस्टेंस में सेम होता है। वोल्टेज अगर हम बात करें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये आप ध्यान रखना कि सीरीज़ में जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है और इसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, सभी में अलग अलग वोल्टेज जाता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज उसका कम हो जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए रेजिस्टेंस जब सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो वोल्टेज जो है सब में अलग अलग होता है और करंट सेम होता है। तो करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट, ये आता है आपका सीरीज़ में। ठीक है, V1 V2 V3, और जब हम कहते हैं वोल्टेज अक्रॉस V1 तो VIR1 V2 VIR2 V3 VIR3, और जब आप इसमें V करके कॉमन लेते हो तो IR इज इक्वल टू IR1 R2 R3, और यहाँ से ये फॉर्मूला आता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज़ कनेक्शन में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखनी है सीरीज़ में आपको, कि I जो है वो सेम रहता है, वोल्टेज जो है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। ठीक है, और ओवरऑल जो R है, R इक्विवेलेंट, ये हमेशा ज़्यादा होगा। जो हाईएस्ट R है, 3 या 4 का आप इस्तेमाल करें तो जो सबसे लार्जेस्ट है उससे हायर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस में तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इसके क्वेश्चंस भी कोशिश करेंगे हम करने की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में इस तरह से हम जब कनेक्ट करते हैं जहाँ पर सभी के एंड जो है वो एक साथ, दोनों एंड्स एक साथ जुड़े होते हैं, इसमें ख़ास बात क्या होती है कि इसमें वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है और इसमें चेंज क्या होता है, करंट। अब आपको पता है I जो है वो किसके बराबर हो जाता है, I1 I2। फर्स्ट में मान लो I1 गया, इसमें I2 और इसमें I3, तो I1 I2 I3 ऐड होके V/R होता है आपका, V/R1 V/R2 V/R3, और जब हम V कॉमन लेते हैं तो 1/R जो पैरेलल में होता है 1/R, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि 1/R P इज इक्वल टू 1/R1 R2 R3। और इसमें खास बात क्या होती है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू लेसर होती है जो सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट से जो कॉम्बिनेशन है उसकी, अगर मान लो 4 हमने यूज़ किया, जैसे 1 2 3 4, और इन चारों को हमने पैरेलल कॉम्बाइन किया है, तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 से लेसर होगा। ठीक है, 1 से लेसर होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया, और अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन किया है तो वो 4 से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस है उससे ग्रेटर होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आपका रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो लोएस्ट रेजिस्टेंस से लेसर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें एडवांटेजेस क्या होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आमतौर पर जो हमारे घरों में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज जो है वो सेम आता है और अलग अलग डिवाइसेस में करंट जो है वो अलग अलग होता है। और ख़ास अच्छी चीज़ क्या है कि सीरीज़ सर्किट में जब भी एक कंपोनेंट फेल होता है तो सर्किट पूरा ब्रेक हो जाता है और कोई भी कंपोनेंट काम नहीं करता। तो इसीलिए अलग अलग अप्लाइंसेस के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है करंट की, और इसीलिए हमको पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अरेंज करना होता है हमारे घरों में। टोटल रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में वो डिक्रीज़ रहता है। ठीक है, इसीलिए भी हम अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कम होगा तो ओवरऑल पावर जो है वो हमारा ज़्यादा इफेक्टिव पावर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है आपका
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आपने देखा होगा बहुत बार अगर किसी डिवाइस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो धीरे धीरे हीट हो जाता है। तो जो हीट रिलीज, अब कोई भी चीज़ रजिस्ट होगा, आप मान लो फ्रिक्शन होता है, किसी भी चीज़ को आप फ्रिक्शन करो, आपने दोनों हाथ को भी फ्रिक्शन करो तो जो एनर्जी लॉस होती है वो हीट के फॉर्म में ही लॉस होती है। तो सिमिलरली जब वायर से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो जो रजिस्टेंस होता है, रजिस्टेंस जो जनरेट होता है, इसको रोक जो रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, तो ये जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो एनर्जी लॉस होती है ये किस फॉर्म में लॉस होती है, तो वो ही जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो जाती है एनर्जी। तो जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो प्योरली रेजिस्टिव है, द सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूसली गेट डिसिपेटेड, और इसी को फॉर्म ऑफ हीट में जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे डिवाइसेस बनाते हैं। जो भी हमारा हीट करने वाली डिवाइसेस है उसकी खास बात क्या होगी कि रेजिस्टेंस, अब जैसे मान लो अपने हाथों को जितनी तेज़ रगड़ोगे, आपको जितना तेज़ आप फ्रिक्शन करोगे उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई। तो मतलब आपका जितना रजिस्ट करेगा मूवमेंट को उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो सिमिलरली जो हीटिंग डिवाइसेस है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो हाई रेजिस्टेंस से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक जो हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अब जो एनर्जी की हम बात करें तो एनर्जी होता है आपका P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, और पावर का फॉर्मूला होता है VI। ठीक है, पावर का आप ध्यान रखना, पावर होता है आपका VI, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा VIP से। और जो आपका पावर एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम। अब जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो H हो जाता है आपका पावर इनटू टाइम यानी VIT, और VI की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो, V की जगह आपने IR किया तो I स्क्वायर RT हो जाता है। अच्छा ये ध्यान रखना, सिर्फ I स्क्वायर RT भी नहीं हो सकता, आप H की जगह यहाँ पर VI की जगह आप यहाँ पर I स्क्वायर RT है, और अगर आप यहाँ पर आपने इसकी जगह आई की जगह वी की जगह रख दिया, जैसे मान लो वी है और आई की जगह क्या हो जाएगा वी बाय आर टी, तो ये वाला फार्मूला भी हो जाता है वी स्क्वायर बाय आर टी। तो एच का फार्मूला वी से रिलेटेड ये होता है और आई से रिलेटेड ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये जो लॉ ऑफ हीटिंग दिया था इलेक्ट्रिक करंट का, ये किसने दिया था, जूल्स ने। और ये क्या स्टेट करता है कि दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रजिस्टर इज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, कि जो करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कितने टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देन जो हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसमें क्या कहा गया है कि द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इन रजिस्टर्स during flow of electricity is directly proportional to current, square of current, directly proportional to resistance and directly proportional to time. Now heating effect हमारे बहुत सारे डिवाइसेस में डिज़ायरेबल होती है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जो है वो अनडिज़ायरेबल होती है किसी किसी डिवाइस में, जैसे कंप्यूटर्स हमारे हीट हो तो अच्छा नहीं है, कंप्यूटर मॉनिटर्स, CRT, फिर उसके बाद जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये सब हमारे जो हीटिंग इफेक्ट इनमें होना हमारे लिए अनडिज़ायरेबल भी होता है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जो मोस्ट ऑफ पावर कंज्यूम होता है फिलामेंट में, वो अपीयर्स एट अ हीट एंड स्मॉल पार्ट ऑफ इट रेडिएटेड इन फॉर्म ऑफ लाइट, कि बहुत अधिकतर पार्ट जो है पावर का वो फिलामेंट में वो हीट के फॉर्म में ही अपीयर होता है, और फिर बहुत छोटा पार्ट जो है वो लाइट के फॉर्म में रेडिएट होता है। और पहले जो इस्तेमाल होता था बल्ब, इसीलिए पहले जो हम बल्ब इस्तेमाल करते थे वो किसका बना होता था, टंगस्टन का। टंगस्टन की खास बात क्या है कि ये हाई टेम्परेचर पे भी ऑक्सीडाइज नहीं होता था और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था इसका। तो और पहले आपने जो टंगस्टन वाले बल्ब यूज़ होते थे उनका जो पावर कंजम्पशन है वो भी बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, क्योंकि पावर कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है और इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। फिर इनके अलावा बल्ब्स में जो है वो क्या फील्ड होता है, तो इनएक्टिव गैसेस जैसे नाइट्रोजन और आर्गन फिल होती है, ताकि वो फिलामेंट ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्ट कर पाए और उसकी लाइफ बढ़ जाए। इसके अलावा हम घरों में फ्यूज़ यूज़ करते थे, आजकल कम हो गया है, पहले ज़्यादा यूज़ होता था। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है
कि ये एक सेफ्टी डिवाइस होती है। अच्छा, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे देखो, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज। तो जब भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तब हम इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? शॉर्ट सर्किट। जैसे मान लो सर्किट पहले बड़ा था और अब ये छोटा हो गया क्योंकि ये तार यहाँ पर आ गए। इस ऐसे समझ सकते हो कि पहले लंबा सर्किट था और अब ये दोनों तार एक साथ आ गए तो ये छोटा हो गया सर्किट। तो इसी को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ जुड़ जाता है तब उसे हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग क्या होता है कि जैसे मान लो एक आपका डिवाइस लगा, आपने जो बोर्ड है जहाँ पर आप प्लग इन किया हुआ है वो 3 एम्पियर की आपकी स्विच है और उसमें आपने जो 3-4 डिवाइसेस जोड़ दिए हैं जो कि 6 एम्पियर का से 7 एम्पियर करंट उससे लेना चाह रहा है, 2-3 डिवाइसेस मिलके। तो अब क्या होगा, उस पर अननेसेसरली प्रेशर आएगा और उसी प्रेशर के कारण वो मेल्ट होने लगेगा, हीट जनरेट ज़्यादा होगा। हीट जनरेशन से वायर मेल्ट हो जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा प्लग में आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर दो तो वो मेल्ट होने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब भी जो कंजप्शन ज़्यादा हो और जहाँ पे जितना उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा कंजप्शन करने लगे हम तो उसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग इन दोनों से बचाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़, कि जब भी शॉर्ट सर्किट हो तो हमारे बाकी डिवाइसेस तक ना पहुँचे तो तुरंत जो फ्यूज़ है, शॉर्ट सर्किट से भी बहुत तेज़ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है और ओवरलोडिंग से भी। तो तुरंत जो है फ्यूज़ जो है वो क्या होता है, बहुत पतले तारों का बना होता है, कॉपर और टिन का, और तुरंत ये मेल्ट हो जाता है जिससे हमारा जो सर्किट ब्रेक होता है और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट हो जाता है और हमारे बाकी डिवाइसेस ख़राब होने से बच जाते हैं। फिर ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्टेड किया जाता है लाइव वायर के साथ, ये आपको ध्यान रखना है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। अच्छा, जो करंट कैपेसिटी होती है फ्यूज़ की वो हायर होती है देन दैट ऑफ अप्लायंसेस। कोई भी जो अप्लायंस हम यूज़ कर रहे हैं उससे हायर होनी चाहिए, नहीं तो वो जितनी अप्लायंसेस को चाहिए उससे कम में ही वो हमारा जो फ्यूज़ है वो मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज़ वायर। तो इसीलिए फ्यूज़ वायर का कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी थोड़ी सी हायर होती है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो द रेट एट विच, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है या डिसिपेट हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसी को हम कहते हैं पावर। तो अभी हमने कहा P = VI, VI की जगह I² R भी रख सकते हो या V² R भी रख सकते हो। और अभी हमने कहा H = होता है पावर इंटू टाइम, ये अभी आपने पढ़ा ही था। ठीक है, जो SI यूनिट ऑफ पावर है वो होती है वॉट। ठीक है, 1 वॉट का मतलब होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है, और कॉमर्शियल यूनिट जो हम यूज़ करते हैं घरों में, तो हमारे लिए आपने देखा होगा यूनिट हम जिसे कहते हैं कि इतनी यूनिट आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। तो कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या होता है, वो होता है आपका किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर आपका कॉमर्शियल यूनिट होता है। तो 1 किलोवाट आवर को हम जो है वो यूनिट कहते हैं। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर आप 2 किलोवाट की कोई भी, जैसे मोटर ही हो गया या कोई भी आपका गीज़र है 2 किलोवाट का, ये अगर आप 1 घंटे तक चलाओ तब आपका कंजम्पशन कितना होगा, 2 यूनिट्स। ठीक है, यानी 2 किलोवाट आवर। तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो कोई भी अप्लायंसेस का आप उस तरीके से उसका कंजम्पशन देख सकते हो कि कितना वो पावर यूज़ कर रहा होगा। फिर 1 किलोवाट आवर को जब आप जूल्स में कन्वर्ट करते हो तो वो आ जाता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, और ये जो है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट आवर का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये हमारा इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, वन शॉट वीडियो, ये चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट हमने कर लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट SI यूनिट होती है एम्पियर, ये सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो लो होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद ये होता क्या है, तो इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए कंडक्टर। मैथमेटिकली I होता है आपका Q/T, जहाँ पर Q जो है वो चार्ज है आपका, जिसकी यूनिट होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड। तो 1 एम्पियर = 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है,
फिर मेजर किया जाता है एमीटर। एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है, अच्छा ये एमीटर वाला है, ये एम्पियर तो इसकी यूनिट होती है। ये एमीटर जिसका लो रेजिस्टेंस होता है और सीरीज़ में कनेक्टेड किया जाता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू विच वी मेजर करंट। सर्किट क्या होता है आपका, तो इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इज कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सर्किट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें एक वोल्टेज से आ जाता है आपका वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम फटाफट, MCQs या इजी क्वेश्चंस। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको डिफाइन करना है, तो होता है आपका एम्पियर, तो 1 एम्पियर डिफाइन कर दो। इसका होता है वोल्ट, तो वोल्ट को डिफाइन कर लो। रेजिस्टेंस का होता है R। तो जब भी आपको नहीं समझ आए तो फॉर्मूला याद रखो, जैसे मान लो आपका I होता है Q/T, ठीक है। तो ये अगर आपका निकालना है तो इधर 1 कर दो, तो इसका मतलब हो गया 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर फॉर 1 सेकेंड। तो 1/1 तब आपका जो करंट है वो कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। सिमिलरली वोल्टेज वाला जो है वो आपका क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस W जो है वो होता है आपका W/Q इज इक्वल टू आपका था आपका वोल्टेज, तो इसको 1 रख दो, यहाँ रख दो, तो 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली R होता है आपका क्या कहते हैं, रो L/A, तो इसमें आप इसको 1 कर दो, तो इट इज़ इक्वल टू द रेजिस्टिविटी। इस तरह से आप रिलेट करके इसकी पावर और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम, ये हो गया वोल्टेज। तो 1 ओम को डिफाइन करना हो तो आप R इज इक्वल टू VI आया था आपका, ठीक है। तो जब वोल्टेज और करंट आपका 1 वोल्ट और 1 एम्पियर हो तो रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। इलेक्ट्रिक पावर होता है आपका वॉट। सिमिलरली V इज इक्वल टू, ये तो पावर का हो गया, V इज इक्वल टू IR था, तो I हो जाएगा आपका V/R। तो उसमें भी वही सेम, पावर भी 1 वाट होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, तो इन सब की इलेक्ट्रिकली एनर्जी जो कंज्यूम होती है उसकी जो यूनिट होती है वो एनर्जी की होती है जूल, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी ये सब आप इजीली कर लो। डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट, तो वो हो गया आपका एमीटर। फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये आप बता सकते हो, टंगस्टन। अच्छा कुछ क्वेश्चंस हम कमेंट बॉक्स में रख देते हैं, आपको बताना है। 2 टाइप्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन बताओ, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर ये वोल्टमीटर्स कनेक्टेड होता है सर्किट में कैसे, और एमीटर कैसे, तो सर्किट में वोल्टमीटर पैरेलल में, और ये आपका सीरीज़ में, ये ध्यान रखना। फिलामेंट ऑफ बल्ब का हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये भी आपको बताया। फ्यूज़ ऑफ वायर के क्या कैसे यूज़ होता है। 1 किलोवाट/आवर का यूनिट्स में बताना है आपको कितनी जूल होता है, तो ये आप ध्यान रखना 3.6 × 10⁶ जूल्स, ठीक है। अब अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका एम्पियर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। एक इलेक्ट्रिक चार्ज मूव होता है 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो वर्क डन इन जूल्स इज नोन एज, तो इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। हिंड्रेंस प्रेजेंटेड बाय मटेरियल, तो हिंड्रेंस को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, तो जाता है आपका रेजिस्टेंस। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज, the resistance of conductor is directly proportional to, तो डायरेक्टली लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ रियोस्टेट क्या होता है, इट इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। नेक्स्ट है पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो एमीटर एंड वोल्टमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, गलत। एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इन पैरेलल, यही सही है हमारा। नेक्स्ट है फ्यूज वायर इज इंसर्टेड इन, तो फ्यूज वायर किसके साथ लगा होता है, लाइव वायर के साथ। नेक्स्ट है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम, तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, हाई टू लो पोटेंशियल, सॉरी। अच्छा ये अच्छा इसमें ये पोटेंशियल से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपका अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये होगा आंसर, सॉरी। तो ये हमने MCQ कर लिया। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स आप देख लो, और ये 1-2 क्वेश्चंस हम देखते हैं रेजिस्टेंस के करने के। यहाँ से क्वेश्चंस आपके काफ़ी आते हैं, जैसे आपका यहाँ पर देखो, इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो, तो जब भी यहाँ पैरेलल में दिया है तो क्या हो जाएगा 1/1 + 1/1 + 1/1, तो ये आपका हो जाएगा 1113, ठीक है।
ऊपर में आपका 3 हो जाएगा, नीचे 1, तो ये 1/r इज इक्वल टू 3/1 है, तो इन टोटल का हो जाएगा आपका 1/3, ये 1 हो गया, सिमिलरली ये 1/3। तो जब इन तीनों को जोड़ोगे आप 1/3 + 1 + 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 3 4 और 1 5, 5/3, तो ये इसका आ जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे निकालना है आपको, ये दोनों किस में है, सीरीज़ में है, तो 3 और 3 का 6, ये दोनों है 3 और 3 का 6, तो 6 1/6 1/6, तो हो जाएगा आपका 2/6 यानी 1/3, और 1/3 का रिवर्स करना होता है तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। इसका आप निकालना है तो 2 और 2 सीरीज़ में है तो 1/2 और 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1। इधर आप करोगे ये भी पैरेलल में है तो ये भी हो जाएगा 1, और 1 और 1 2 और 2 ये सीरीज़ में है तो हो जाएगा ओवरऑल 4। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चंस कर सकते हो। यहाँ अगर आप देखो इसमें तो 4 और 2 ये सीरीज़ में है तो ऐड हो जाएंगे, हो गया 6, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो 6 1/6 और 1/6 पैरेलल में है, तो 2/6 यानी कि 1/3, तो इफेक्टिव हो जाएगा 3, क्योंकि 1/r होता है ना ये, तो r हो जाएगा रिवर्स ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना हो गया, 3 ओम। तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस सबके अकॉर्डिंग अलग अलग निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको 4 ओम के अकॉर्डिंग। अब अगर आप देखो करंट कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आपका 3 ओम, ये 6 वोल्टेज होगी, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 ओम है और 6 वोल्ट आपका ओवरऑल पोटेंशियल है, तो करंट आप निकाल लोगे ओवरऑल करंट कितना होगा, और उससे फिर अलग अलग उसमें सीरीज़ में आपको करंट सेम रखना है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप आई निकालोगे तो आई हो जाएगा आपका जो V = IR होता है फॉर्मूला में आपका, और यहाँ से आप R निकालोगे तो V/I, तो 6/3 आपका 2 एम्पियर जो है वो करंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसमें देखें हम तो दोनों में करंट जो है वो सेम रहता है, तो 2 एम्पियर करंट है, तो 2 × आपका जो अगर आप वोल्ट निकालो तो V होता है आपका IR, तो 2 × 4 8 ओम हो गया इसमें 8, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस 6 है ना, तो वही 2 हो जाएगा आपका, तो इसमें आपका 8 वोल्ट, इधर आपका हो जाएगा 4 वोल्ट, और जब पैरेलल कनेक्शन करोगे तो ओवरऑल आपका ये 6 वोल्टेज आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर सारे कर लिए। आप इसको देखना, रिवाइज़ करना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इससे नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर आप इसके 1 शॉट वीडियो चाहते हो, ज़रूर कमेंट करना, और आपकी तैयारी हम कोशिश करेंगे अच्छे से करा सके। ऑल द बेस्ट आप सभी को, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।